बड़े कमाल की बात कही है। कैलेंडर तारीख बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो कैलेंडर को हमेशा के लिए बदल देती है। कहानी एक गरीब घर के लड़के रोहित की है। 6 साल की छोटी सी उम्र में ही रोहित के सर से उसकी माँ का साया उठ चुका था। उसके पिता ने बड़ी मेहनत से उसे पाला था। रोहित अब 13 साल का हो चुका था, लेकिन इतनी कम उम्र में ही उसने घर की सारी जिम्मेदारियां निभाना खूब अच्छी तरह से सीख लिया था। उसके पिता लोहे के कारखाने में मजदूरी करते थे। रोहित को बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना पेट काट काट कर स्कूल में पढ़ने भेजा था। बेचारा रोहित सुबह 4 बजे उठता था और फिर अपने और अपने बापू के लिए खाना बनाता था। फिर उसके बाद वो और उसके बापू तैयार होकर अपने अपने काम पर जाते थे। रोहित स्कूल जाता था और उसके बापू कारखाने। इसी तरह से उनके दिन कट रहे थे। एक दिन जब बापू घर आए तो रोहित रात का खाना बनाने की तैयारी कर रहा था। उनकी झोपड़ी का वो कमरा धुएं से भरा था। खाना पकाने की लकड़ियां गीली होने की वजह से जल्दी आग नहीं पकड़ पा रही थी और उनसे बेतहाशा धुआं निकल रहा था। रोहित की आंखों में धुएं के कारण पानी भरा हुआ था और वो बुरी तरह खांस भी रहा था। रोहित के बापू ने जब उसे देखा तो उनकी आंखें नम हो आईं। उन्होंने जल्दी से उन गीली लकड़ियों को बुझाया और रोहित को लेकर बाहर आ गए। देखो क्या हाल बना लिया है अपना, आंख पूरी लाल हो रही है। तूने खाना बनाना क्यों शुरू किया? छोड़ देता, मैं तो आ ही रहा था। आज खाना मैं बना लेता बेटा। नहीं बापू, तुम सुबह से शाम तक मेहनत करते हो, शाम को थके हारे घर आते हो। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि आप काम भी करो और खाना भी बनाओ। मैं तो दोपहर में ही स्कूल से आ जाता हूँ, इसलिए तुम इसकी चिंता मत करो। खाना मैं ही बना लिया करूँगा, तुम बस आराम करो। नहीं, आज यहाँ कोई खाना नहीं बनेगा। तो बापू हम खाएंगे क्या? मुझे तो बड़े जोरों की भूख लगी है बापू। आज मुझे तनख्वाह मिली है, आज दोनों बाप बेटे बाहर खाएंगे। हाँ। ये सुनकर रोहित खुश हो गया। यूं बाहर खाना खाने का मौका साल भर में कभी कभार ही मिल पाता था उन्हें। दोनों बाप बेटे तैयार हुए और बाहर खाना खाने चल दिए। रोहित अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा समझदार था। अपनी पढ़ाई और घर के कामों को संभालना उसे बखूबी आता था, इसलिए घर के काम करते हुए भी उसकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आती थी और वो हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आता था। उसके पिता का सपना उसे डॉक्टर बनाने का था। अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए रोहित जी तोड़ मेहनत करता था। उनके दिन इसी तरह हंसी खुशी बीत रहे थे कि अचानक एक दिन उनकी खुशियों को ग्रहण लग गया। उस दिन कारखाने में काम करते हुए लोहे का एक भारी टुकड़ा उसके बापू के हाथ पर गिरा। बापू का हाथ बुरी तरह कुचला गया। 4-5 महीने में बापू ठीक तो हो गए, लेकिन डॉक्टर को उनके दोनों हाथ काटने पड़े। 5 महीने बाद बापू अस्पताल से घर आए। हे भगवान, ये क्या हो गया? कितने सपने देखे थे, अब मेरे बच्चे का क्या होगा? पहले मेरी पत्नी, फिर मेरा हाथ, एक एक कर तूने मुझसे सब छीन लिया। बस एक आस के लिए जी रहा था कि अपने रोहित को डॉक्टर बनता हुआ देखूं, मगर लगता है कि अब ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। रोहित अपने बापू की सारी बात सुन रहा था। वो बापू के पास आया और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, आप चिंता मत करो बापू, आपका सपना अभी मरा नहीं है। मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा और एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा। उस दिन से रोहित ने खुद को मेहनत की भट्टी में झोंक दिया। वो सुबह 4 बजे उठता था और खाना बनाता था। फिर बापू को उनका खाना और दवाइयाँ देकर तैयार होकर स्कूल जाता था। फिर दोपहर में स्कूल की छुट्टी हो जाने पर वो लोगों के घरों में जा जाकर एक कंपनी का साबुन बेचता था। इस तरह साबुन बेचने से कंपनी जो उसे पैसा दे देती थी, उससे स्कूल की फीस और घर का खर्चा चलने लगा। शनिवार और रविवार को वो पूरा दिन साबुन ही बेचता था। इससे उसे थोड़े ज्यादा पैसे मिले। रोहित ने भी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। उस दिन मेडिकल की परीक्षा का फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी। रोहित के पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। इधर कुछ दिनों पहले उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। इस वजह से उसके सारे जमा पैसे खत्म हो गए थे। इधर कुछ दिनों से एक भी साबुन नहीं बिका है।
कंपनी वालों ने उधार देने से मना कर दिया। आज अगर आज फॉर्म नहीं भरा तो मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। हे भगवान, थोड़े से साबुन बिकवा दे जिससे फॉर्म भरने लायक पैसे मिल जाएं। मगर भगवान भी बड़ा निर्दयी होता है, हर इच्छा पूरी नहीं करता। दिन भर चप्पलें घिसने के बाद भी उसका एक भी साबुन नहीं बिका। भूख प्यास से उसका बुरा हाल हो गया था। सवेरे से खाना तो क्या, पानी की एक बूंद भी उसके गले से नीचे नहीं उतरी थी। थक हार कर वो एक घर के सामने पहुंचा और सोचा, अगर इस घर से कोई मेरा साबुन खरीदता है तो मैं पैसे नहीं लूंगा, बल्कि कुछ खाने को मांग लूंगा। ये सोचकर उसने मकान का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक महिला निकली। रोहित उसे देखकर हड़बड़ा गया और उसी हड़बड़ाहट में उसने कहा, जी थोड़ा पानी मिलेगा? महिला ने ऊपर से नीचे तक रोहित को देखा और अंदर से बिस्किट का एक पैकेट और पानी लेकर आई और कहा, भूखा लग रहा है, ले, खाली पेट पानी नहीं पीते, पहले ये बिस्किट खा ले फिर पानी पीना। पानी पीकर और बिस्कुट खाकर रोहित की जान में जान आई। क्या तू पढ़ता लिखता नहीं? जी पढ़ता हूँ, मैंने 12वीं पास कर ली है। आगे डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहता हूँ। उसी का फॉर्म भरने के लिए आज दिन भर मारा मारा फिर रहा था, मगर लगता है कि फॉर्म भरना मेरी किस्मत में नहीं है। आज एक भी साबुन नहीं बिका। महिला को रोहित पर दया आ गई। वो बोली, कितने रुपए चाहिए फॉर्म भरने के लिए? 500 रुपए। महिला अंदर गई और रुपए लाकर रोहित के हाथ में देते हुए बोली, ले जा और फॉर्म भर ले अपना। रुपए हाथ में आते ही रोहित का मुरझाया चेहरा अचानक खिल उठा। उसने झुककर उस महिला के पैर छुए और खुशी खुशी वहां से चला और सबसे पहले जाकर उसने अपना फॉर्म भरा। अपनी जी तोड़ मेहनत के दम पर रोहित अब शहर का जाना माना डॉक्टर बन गया। अब शहर में उसने अपना नर्सिंग होम भी खोल लिया था। उसके बापू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। एक दिन उसके पास एक गंभीर केस आया। उसके जूनियर डॉक्टर ने बताया, एक अधेड़ उम्र की महिला है, शहर के गंगा कॉलोनी में रहती है। पति का कई साल पहले देहांत हो चुका है और दुनिया में बिल्कुल अकेली है। टीबी के 3rd स्टेज में पहुंच चुकी है। उसका एक फेफड़ा पूरी तरह गल चुका है। अरे, इसी कॉलोनी में तो मैं साबुन बेचने जाया करता था। उसे फौरन एडमिट कर लो। मगर सर, उसके ट्रीटमेंट में लाखों का खर्चा आएगा और मुझे नहीं लगता कि वो इतने पैसे दे पाएगी। हमारा काम पहले मरीज की जान बचाना है, इसलिए उसे फौरन एडमिट करो। इसके बाद उस महिला को एडमिट किया जाता है। रोहित दिन रात एक करके उस महिला को मौत के मुंह से बाहर निकाल लेता है। 2 महीने में उस महिला की स्थिति सुधर जाती है। 2 महीने बाद उस महिला के डिस्चार्ज होने का समय आ गया। नर्स उसके कमरे में आई और उसे एक लिफाफा देते हुए कहा, आपकी ट्रीटमेंट का बिल आया है। ठीक तो हो गई हूँ, मगर अब ट्रीटमेंट की पेमेंट कैसे करूं? धड़कते हुए दिल से उसने लिफाफा खोला। उसमें बिल नहीं था, बल्कि एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा हुआ था, घबराइए नहीं, आपकी ट्रीटमेंट का बिल बहुत साल पहले ही अदा हो चुका है। आप ही के दिए हुए उन 500 रुपयों की बदौलत आज वो लड़का इतना बड़ा डॉक्टर बन पाया है जिसने आपका इलाज किया है। वो लड़का उन रुपयों का मोल तो अपनी सारी जिंदगी की कमाई देकर भी नहीं चुका सकता, फिर भी ये ट्रीटमेंट उसकी तरफ से एक छोटी सी भेंट समझ लीजिए। महिला की आंखों में आंसू आ गए। फिर रोहित उस महिला के सामने आया और बोला, जी हाँ, मैं ही वो लड़का हूँ जो उस दिन गलियों में साबुन बेच रहा था और तब आपने ही मेरी मदद की थी और उसी मदद की बदौलत आज मैं इस मुकाम पर पहुंच पाया हूँ। दोस्तों, वक्त सबका बदलता है, सब्र रखें और मेहनत करते रहें। अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसके एक हाथ और एक पैर था, इसी वजह से लोग उसे अद्धा कहकर बुलाते थे। अद्धा जब अपनी बूढ़ी माँ को काम करते देखता तो उसे बहुत दुख होता था, पर अपने अपाहिज होने की वजह से वो चुप हो जाता था। एक दिन उससे रहा नहीं गया और वो अपनी माँ से बोला, माँ, मैं भी पैसे कमाने शहर जाऊंगा, फिर तुम्हें किसी भी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। देखना, हमारे पास बहुत पैसे होंगे। माँ, मैं शाम तक पैसे कमाकर वापस आ जाऊंगा। बेटा, तू शहर कैसे जाएगा? तेरा एक हाथ है, एक पैर है, तू अपनी देखभाल कैसे करेगा? और चला भी गया तो बेटा पैसे कैसे कमा पाएगा? माँ, तू बस जाने की इजाजत दे दे, बाकी मुझ पर छोड़ दे, मैं चला जाऊंगा। मैं तेरी और तकलीफ नहीं देख सकता माँ। ठीक है बेटा,
पर शहर में अपना ध्यान रखना। मैं रोटी और सब्जी तेरे लिए बांध देती हूँ, रास्ते में खा लेना। माँ से जिद करके अद्धा शहर की बस में बैठ गया। उसे तो बस माँ के लिए पैसे कमाने थे। इसी आस पर वो घर से निकला था। कुछ घंटों में अद्धा शहर पहुँच गया। अद्धा पहली बार शहर आया था। वो इधर उधर घूमता रहा। वो कभी किसी दुकान पर काम मांगता, कभी किसी दुकान पर। इसी तरह वो एक पंसारी की दुकान पर काम मांगने पहुंचा। मैं गांव से काम की तलाश में आया हूँ, मुझे कोई काम मिलेगा? तुझे क्या काम दूं? है तेरा तो एक हाथ और एक पैर है, तू क्या काम करेगा? नहीं नहीं, मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं है, चल जा यहाँ से जा। अब मैं क्या करूँ? मैंने माँ को वादा किया था कि पैसे कमा कर ही गांव वापस लौटूंगा, पर यहाँ तो कोई काम नहीं दे रहा। चलते चलते अद्धा एक सब्जी मंडी में पहुंच गया। सब्जी मंडी में काफी भीड़ थी। अद्धा सोच में पड़ गया। यहाँ तो काफी भीड़ है, मैं ऐसा क्या करूँ कि शाम तक मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएं? पहले थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, फिर सोचता हूँ। हाँ। अद्धा वही सब्जी मंडी में जमीन पर एक किनारे कपड़ा बिछाकर बैठ गया। तभी वहाँ से गुजरते हुए एक आदमी ने अद्धे को देखकर सोचा शायद कोई जरूरतमंद है। उसने 1 रुपए का सिक्का अद्धे के आगे रखा और चला गया। अद्धे ने सोचा, मुझे पता है मेरी हालत देखकर कोई भी काम नहीं देगा, पर यदि शाम तक मैं यहीं पर बैठा रहूं तो इस तरीके से मेरे पास बहुत से पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। अद्धा वहीं बैठकर पैसे कमाने का सोचता है और जोर जोर से चिल्लाकर आवाज लगाने लगता है, अल्लाह देना ते देंदा जा, नहीं देंदा ते खसमा नु खा। अद्धे को बोलते देख वहाँ से गुजरते हुए लोग उसके आगे पैसे रखते जा रहे थे। तो 1 रुपए का सिक्का देता, तो 2 रुपए का सिक्का देता। ऐसे करते करते सुबह से शाम हो गई। अद्धा के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो गए। पैसों को देखकर अद्धा बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, मेरे पास तो बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं, पर अब तो सुबह से शाम हो गई है, कुछ ही देर में रात हो जाएगी। अगर मैं इस वक्त गांव के लिए निकला तो रास्ते में चोर डाकू ना लूट लें। क्या करूं, कहाँ जाऊं? सब्जी मंडी में खड़ी एक बूढ़ी महिला लगातार अद्धे पर नजर रखे हुए थी। वो उसे सोच में डूबा देखकर उसके पास आई और बोली, बेटा, मैं बड़ी देर से देख रही हूँ, तुम कुछ परेशान दिख रहे हो। देखने में तो तुम भले घर के लग रहे हो। मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। माँ जी, मैं गांव से शहर अपनी बूढ़ी माँ के लिए पैसे कमाने आया था, पर अब सुबह से शाम हो गई है। मेरे पास ये पैसों की पोटली है, रास्ते में कोई लूट ना ले, इसलिए सोच रहा था रात गुजारने के लिए कोई जगह मिल जाए तो रात रुककर सुबह गांव लौट जाऊं। पर इस अनजान शहर में मैं किसी को नहीं जानता, इस वक्त कहाँ जाऊं? बेटा, अगर तुम मुझ पर विश्वास कर सको तो मेरा घर यहीं पास में ही है। तुम मेरे साथ चलो और रात में आराम से रुककर कल सुबह गांव वापस चले जाना। मेरे घर में तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं। बूढ़ी महिला की बात सुनकर अद्धा सोचने लगा, रात में गांव जाना भी ठीक नहीं, इन अम्मा के साथ चला जाता हूँ। इस वक्त और कहाँ जाऊँगा, कोई जगह भी तो नहीं है। ठीक है अम्मा, मैं आपके साथ ही चलता हूँ। अद्धा कुछ सोचे समझे बिना ही उस महिला के साथ जाने को तैयार हो जाता है। घर पहुंचने पर महिला उसे कहती है, बेटा, तुम हाथ मुंह धोकर यहाँ चारपाई पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाती हूँ, फिर तुम आराम से सो जाना। बेटा, वो जो तुम्हारे पास पैसों की पोटली है वो तुम मुझे दे दो, मैं उसे संभाल कर संदूक में रख देती हूँ और ताला लगा देती हूँ, सुबह जाते वक्त ले लेना। अद्धा भोजन करके जैसे ही सोने लगता है उसे आवाज सुनाई देती है, इस अद्धे को तो एक ही बार में खत्म कर दूंगी, बस एक बार चाकू की धार तेज कर लूं, फिर तो इसका काम तमाम समझो। पैसे जोड़कर गांव ले जाना चाहता है, अरे मेरे हाथों से जिंदा बचेगा तभी तो जा पाएगा। महिला पत्थर पर चाकू घिसने लगी। उसकी इस हरकत को अद्धा सुन रहा था। वो थोड़ा चौकन्ना हो गया और नींद में होने का नाटक करने लगा। जैसे ही महिला चाकू की धार लगाने लगती है, अद्धा गुनगुनाने लगता है, माई आँख मटकान देया, मैं वेख रहा तेनू, पत्थर चाकू घिसके तू अज मारेगी मैनू। अरे
ये नींद में क्या बड़बड़ा रहा है? ये तो सोया ही नहीं। पहले इसे सोने देती हूँ, फिर चाकू घिसूंगी। अद्धा फिर वही दोहराने लगता है। बूढ़ी महिला फिर चाकू घिसना रोक देती है। ऐसा करते करते पूरी रात बीत जाती है। अद्धा भी रात भर नहीं सोता। बूढ़ी महिला सोचती है, अब एक ही रास्ता है, इसकी पैसों की पोटली तो मेरे पास ही है। मैं थोड़ी देर के लिए बाजार जाने का बहाना करके घर से बाहर चली जाती हूँ। जैसे ही ये इधर उधर होगा तो उसी वक्त इसकी पोटली गायब कर दूंगी और बोल दूंगी कि चोर चुरा कर ले गए। थोड़ी देर रोएगा और चुपचाप यहाँ से चला जाएगा। ऐसे इससे मुझ पर शक भी नहीं होगा। अरे बेटा, उठ गए? रात भर शायद तुम्हें नींद नहीं आई। मैंने देखा रात भर तुम करवटें ही बदलते रहे। चलो कोई बात नहीं, तुम नहा धोकर कुछ खा लो, मैं जरा कुछ जरूरी सामान लेकर आती हूँ। बूढ़ी महिला बाजार का बहाना करके घर से बाहर चली जाती है। तभी अद्धा सोचता है, यही मौका है इस चालाक बुढ़िया से बचने का। वो तो भगवान का शुक्र है रात में मेरी आंख नहीं लगी। अगर जरा सी भी चूक होती तो ये मेरा काम तमाम कर चुकी होती। अब इससे पहले ये बुढ़िया आए, जल्दी से अपने पैसों की पोटली लेता हूँ और यहाँ से भाग जाता हूँ। अरे इस संदूक पर तो ताला लगा है, मुझे ये ताला तोड़ना ही होगा, पर कैसे तोड़ूं? तभी अद्धी को वहाँ एक पत्थर पड़ा दिखाई देता है। बड़ी मुश्किल से एक ही हाथ से जैसे तैसे वो पत्थर को उठाता है और ताला तोड़ने की कोशिश करता है। उसकी कोशिश कामयाब होती है और संदूक का ताला टूट जाता है। वो खुश हो जाता है और जैसे ही वो पोटली उठाने लगता है वो देखता है, अरे अच्छा, ये अपना 100 का नोट भी इसमें संभाल कर रखा हुआ है इस ठगी बुढ़िया ने। ये भी उठा लेता हूँ, तभी इसको सबक मिलेगा कि किसी लाचार व्यक्ति को बहलाकर उसको लौटने की क्या सजा मिलती है। अद्धा अपनी पोटली और बूढ़ी महिला का 100 रुपए का नोट उठाकर जल्दी से वहाँ से चला जाता है। महिला वापस आती है और देखती है, अरे अद्धा कहाँ गया? कहीं नजर ही नहीं आ रहा, शायद अंदर होगा। अरे वो तो यहाँ भी नहीं है, कहीं सड़क पर तो नहीं चला गया मुझे ढूंढने के लिए? बिना अपनी पोटली लिए तो वो कहीं नहीं जाएगा और संदूक पर तो ताला लगा हुआ है। जब तक आता है उसकी पोटली गायब कर देती हूँ। अरे ये क्या, संदूक खुला हुआ है और इसका ताला भी टूटा हुआ है। हे राम, वो अद्धा तो अपनी पोटली लेकर भाग गया। मुझे तो लगता था कि वो ताला नहीं तोड़ पाएगा। हे राम, मेरा 100 का नोट भी गायब है। वो अद्धा तो मुझे ही लूट कर भाग गया। मेरा 100 रुपए का नोट भी ले गया। बूढ़ी महिला की करनी का सबक उसे मिल चुका था। वो अद्धे के साथ गलत करना चाहती थी पर उसे खुद ही सजा मिल गई। बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है, ये बात उसकी समझ में आ गई थी। अद्धा अपनी बूढ़ी माँ के लिए पैसे कमाने निकला था, इसलिए भगवान ने भी उसका साथ दिया और उसकी रक्षा की। उधर अद्धा जब रात भर घर वापस नहीं आया तो उसकी माँ को चिंता होने लगी और वो दरवाजे की ओर बार बार देखने लगी। अद्धे को वापस आता देखकर वो खुशी से फूली न समाई। घर आकर अद्धे ने सारी घटना अपनी माँ को बताई। माँ भी अपने बेटे की हिम्मत और सूझबूझ को देखकर बहुत गर्व महसूस करती है। अद्धा अपनी माँ के हाथों में पैसे की वो पोटली देता है, जिसे देखकर माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो अद्धे को गले से लगा लेती है